हाय गाइस, दिस इज़ राजू धीवर और मेरे साथ है नवीन जो BBLLB के स्टूडेंट हैं। हम दोनों लॉ के स्टूडेंट हैं। मेरा फाइनल ईयर है और इनका भी दो दो तीन साल बचा हुआ है। तो आज हम इनसे बात करेंगे इनका पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है पूरे देश, समाज, दुनिया को देखने का, उन सब के बारे में बात करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये आगे चल के इस देश के फ्यूचर हैं। ये एक फैक्ट है। ये सभी आगे चलकर इस पूरे नेशन को बिल्ड करेंगे। तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू जानना बहुत ज़रूरी है इस देश के पॉलिसी मेकिंग के लिए। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं। नवीन, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आके ऐसे फ्रीली बात करने के लिए। जैसा कि हम आपके बारे में पता चला हमको कि आप आज तक एक शॉर्ट्स भी नहीं बनाए हैं नहीं, और ये पहला इंटरव्यू है आपका। आज तक मैंने ऑन कैमरा कहीं पे कुछ नहीं बोला। वाह। और ये सबसे पहले नमस्कार आप सभी दर्शकों को। मैं मिल चुका हूँ राजू धीवर जी से, जो कि हमारे सीनियर भी हैं, और हम आज इनसे कुछ डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। तो मैं एक ऐसे सोसाइटी से बिलोंग करता हूँ जहाँ की एजुकेशन पे उतना ध्यान नहीं देते हैं जितना आज के ज़माने में देना चाहिए। मतलब कोई नहीं चाहता है, मतलब पेरेंट्स लोग को चाहिए क्या कि अपने बच्चे को स्कूल भेजे, लेकिन ये काम बहुत कम हो रहा है हमारे सोसाइटी में। इसलिए हमने लॉ प्रोफेशन इसलिए चूज़ किया है कि अपने सोसाइटी को लेके आगे जा सके। और इसके पीछे यही रीज़न है कि मैं अपने सोसाइटी को आगे ले जाना चाहता हूँ और अपने सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता हूँ, बड़ा करना चाहता हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि हमारे सोसाइटी में सारे बच्चे शिक्षित हों और यही सब है। धन्यवाद। मेरा दूसरा क्वेश्चन भी आपसे यही था कि आखिर आपने BBLLB चुना क्यों, मतलब लॉ प्रोफेशन ही क्यों? हाँ, तो आपने वही आंसर दिया शायद। BBLLB चूज़ करने का यही रीज़न है कि हम जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं वो बहुत पीछे है। समझ गए? वो बहुत पीछे है, जो कि हमारे समाज में ऐसा अभी तक कोई भी युवक नहीं आया है जो कि अपने समाज को लेके आगे बढ़ने का काम करे, जिसका मतलब सोच हो कि हम अपने समाज को लेके आगे बढ़े। मतलब बहुत सारे ऐसे युवक हैं जो कि बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं, तो वो लोग ना सक्सेसफुल होने के बाद पीछे मुड़ के देखे नहीं। जैसे कि मेरा मानना ये है कि अगर हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो अपने सोसाइटी को भी लेके आगे बढ़े, उनको कुछ बताए, उन शिक्षा में उनका हेल्प करें, पढ़ाई लिखाई में। तो ऐसा नहीं है, हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन वो लोग पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हैं, जो कि देखना चाहिए। इसलिए हमारा सोसाइटी और भी पीछे होता जा रहा है। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ। आपने कहा कि अगर हम सक्सेसफुल हो गए, आप जो जिस प्रोफेशन में आए हैं ना, आपको बोलना चाहिए जब हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, क्योंकि ये जो प्रोफेशन है ना, ये इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। जी बिल्कुल। हर जगह इसका स्कोप है। कोई भी फील्ड में आप जाइएगा वहाँ एक लॉ ऑफिसर चाहिए ही, किसी भी फील्ड में। तो इस फील्ड में आके आपको मल्टीपल स्कोप्स मिलेगा। तो आप ये सेंटेंस बोलिए कि जब हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, जब हो जाएंगे। ये बात का डर मुझे भी लगा रहता है कि हम कब सक्सेसफुल हो जाएंगे। ये तो किसी को नहीं पता है कि कब हो जाएंगे, लेकिन देखिए हम फर्स्ट जनरेशन लॉयर बनने वाले हैं, ठीक। तो इसमें तो बहुत स्ट्रगल है। 5 साल, 10 साल, 15 साल जितना भी लग जाए, हम मतलब केसेस कब से आना स्टार्ट होंगे ये तो नहीं बता सकते हैं हम। इसीलिए इस बात का डर थोड़ा सा मुझे भी रहता है। इसीलिए मैं देखता रहता हूँ और कोर्ट जाता हूँ तो यही सब एनालाइज करता रहता हूँ कि क्लाइंट से कैसे डिस्कशन करते हैं, क्या करते हैं, यही सब। तो मतलब आपका इंटर्नशिप चल रहा है? हाँ, चल रहा है। मैं अपने चैनल के माध्यम से इनको ये जागरूक करना चाहूँगा कि कल कल ही के दिन सुप्रीम कोर्ट का एक नया वर्डिक्ट आया है। इससे पहले मतलब एक होड़ लगा हुआ था, मतलब एक केस चल रहा था। वो केस रिलेट करता था नवीन जी कि आप पहले LLB करेंगे, फिर LLB या BBLLB करेंगे, फिर 3 साल कोर्ट प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आप जुडिशरी के लिए एलिजिबल होंगे। पर कल एक कोर्ट का फैसला आया जिसमें बताया गया कि नहीं, आप LLB कर चुके हैं, 1 साल प्रैक्टिस कीजिए आप, उसके जस्ट बाद आप जूनियर डिवीज़न जो जज हैं उसके लिए आप एलिजिबल हैं। उसके बाद उसका एग्ज़ाम दीजिए, 1 साल आपका ट्रेनिंग, कलर्कियल ट्रेनिंग होगा 1 साल, और 1 साल होगा जुडिशियल ट्रेनिंग। और ये दोनों पेड होगा, और उसके बाद आपको रियल फॉर्म जज में उतार दिया जाएगा। तो ये हम सब लॉ एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। है, बिल्कुल है।
अब आप बताइए कि आपका फील्ड क्या चुनने वाले हैं? आप ये गवर्नमेंट फील्ड में जाने वाले हैं या फिर एक इंडिपेंडेंट लॉयर, लिटिगेशन फील्ड? देखिए, हम तो चाहते हैं लिटिगेशन में जाना, क्योंकि इसमें आप इंडिपेंडेंट हैं। ठीक, आप जब चाहे काम कर सकते हैं, आप जब चाहे बदल सकते हैं, क्योंकि ये तो आपका राइट्स है। आप अगर जब आपका मन है लॉ में लिटिगेशन कर सकते हैं, अगर बिल्कुल, आपको बिल्कुल। पसंद नहीं है आप बिजनेस कर सकते हैं, हाँ, हाँ। क्योंकि मैंने बीबीए भी कर रहा है। ठीक, इसलिए इसमें तो स्कोप बहुत सारा है। आपका मल्टीपल ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल आपको बता दें हम, आप बीबीए प्लस एलएलबी दोनों प्रोफेशनल डिग्री है। तो बीबीए के थ्रू आप चाहे तो एमबीए भी कर सकते हैं, और एलएलबी के थ्रू आप चाहें तो एलएलएम करके और भी पीएचडी वगैरह, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड ऑल। बिल्कुल, स्कोप बहुत ज़्यादा है। बहुत तो ज़्यादा। इसमें आपको ये सोचना चाहिए कि हम जब सक्सेसफुल होंगे, ठीक है, ना कि अगर हुए तो। सक्सेसफुल होना तो तय है, हाँ। बिल्कुल तय है, क्योंकि उसमें आप अपना सारा जीवन देने वाले। आप कोर्ट में अगर प्रैक्टिस करते हैं ना, तो मैक्सिमम 7 साल लगेगा आपको उस पूरे कोर्ट को मतलब पकड़ बनाने के लिए, समझने के लिए कौन सा कोर्ट क्या क्या वगैरह। पर एक बार वहाँ पे अपना टाइम दे दिए आप, 7 साल बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज करके बोल रहे हैं, वैसे 3 साल में ही आप पूरी तरह समझ जाएंगे। 7 साल में आप क्लाइंट पकड़ना स्टार्ट कर दीजिएगा पूरी तरह से। हालांकि 3 साल के अंदर आपका क्लाइंट भी आना स्टार्ट हो जाएगा, आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे। ऐसा मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है। अभी 1 साल 2 साल से तो हम खुद कर रहे हैं इंटर्नशिप टाइप, तो देख रहे हैं कि हाँ धीरे धीरे आना शुरू हो जा रहा है। क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं काम कर रहा हूँ एक्चुअली में, एक केस आया था कि हमको एक ट्रेड लाइसेंस और एक ट्रेडमार्क बनवाना है, तो उसी से रिलेटेड काम कर रहे हैं। तो ये सब आप धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। अब हम लोग इसको थोड़ा डीप डाइव में चलते हैं। डीप डाइव में बात आएगी पॉलिटिक्स का, रिलीजन का। तो हम चाहेंगे इसमें थोड़ा सा सेंसिटिव होके आप सारे सवालों का जवाब दें। तो सबसे पहले हम पूछेंगे कि आपका पॉलिटिकल ओपिनियन क्या है, जो कि इस पॉडकास्ट का मुद्दा है, जिसको मुझे एक्चुअली में सबको बताना है कि आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। देखिए, पॉलिटिकल मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ के पब्लिक जो है, जो भी गवर्नमेंट बना रही है, उसे बहुत सोच समझ के बनाए, क्योंकि उसे हमने 5 साल देनी है। ठीक, अगर हम किसी को चूज कर रहे हैं तो उसके नाम पे नहीं, काम के बेसिस पे चूज करें। वो क्या काम करेगी। वादे तो बहुत सारे कर देते हैं, लेकिन हमें आदमी को देखना पड़ेगा, प्रत्याशी को देखना पड़ेगा, प्रत्याशी है कैसा, उसका सोच क्या है, उस शिक्षा विभाग में क्या करना चाहता है, सोसाइटी को आगे ले जाने के लिए क्या करेगा, गरीबी हटाने के लिए क्या करेगा, एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या करेगा। ये सारी चीज़ों को देख के हमें वोट करनी चाहिए। तो मतलब आपका जो मुद्दा है वो डेवलपमेंट है, हाँ, ना कि कोई पार्टी है, ना कि कोई प्रत्याशी है। देखिए, जो पार्टी तो होनी ही नहीं चाहिए। जो पार्टी पार्टी नहीं होनी चाहिए, जो प्रत्याशी जिस भी पार्टी का हो, हम पार्टी का नाम नहीं लेंगे, बट जिस भी पार्टी का हो, जो मेंबर हो, उसे उसके काम के बेसिस पे चूज किया जाए और उसी को ना कि उसके बनाया नाम जाए। के बेसिस नहीं, पे। नाम के बेसिस वो पे नहीं। उन्होंने कितना डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम किया है, हाँ। कितना वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र जी, में काम बिल्कुल। किया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप बताइए कि ऐसा कोई एक प्रत्याशी और पार्टी अभी के फील्ड में जो आपको पसंद आता हो, बिना नाम लिए उनके काम के या फिर उनके विचारों के बारे में, कोई भी अभी के सिनारियो में। अभी तो हमारे एरिया में तो नहीं है वैसा कोई प्रत्याशी जो तो कि एक बात हम बताना चाहेंगे कि आजकल का जो यूथ है, ये उन पे आरोप लगाया जाता है कि उनको बॉलीवुड के सभी एक्ट्रेस के बारे में पता है, उनको इंटरटेनमेंट के सभी चीज़ों के बारे में पता है, पर अपने इलाके के जो एमएलए हैं, जो एमपी हैं, उनका हिस्ट्री क्या है, वो कैसे पहुँचे हैं, इनके बारे में पता नहीं है। तो इन सारे मैटर पे हम इनसे पूछना चाहेंगे कि आपको अपने जो लोकेलिटी है। देखिए हाँ प्लीज़ बोलिए। देखिए मेरे साथ जो आप बोले कि आजकल के जो जेनजी है वो बॉलीवुड पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, एक्ट्रेस के बारे में, एक्टर के बारे में बहुत ज़्यादा जान रही है, लेकिन मेरे साथ उल्टा है। अच्छा। मेरे को शायद से 2-3 एक्टर के बॉलीवुड के नाम याद होंगे और एक्ट्रेस के, उससे ज़्यादा मैं बॉलीवुड में नहीं जानता हूँ किसी एक्टर और एक्ट्रेस को, क्योंकि मैं मूवी वूवी नहीं देखता हूँ और मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, तो ये सब पे उतना ध्यान नहीं दिया, टीवी वूवी पे उतना ज़्यादा। तो आप कहना चाह रहे हैं कि आपको पता है कि आपके जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें क्या कौन कौन से प्रत्याशी हैं, सब कुछ पता है आपको? इसके बारे में मुझे पता है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के जितने भी प्रत्याशी हैं, लीडर हैं, मतलब वो सारे के सारे बिल्कुल अच्छे तो नहीं हैं।
तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि लोगों में, खासकर जेनजीज में, इनको लेके, इन सारी चीज़ों को लेके डिसेंट तो है, और राइट टू डिसेंट है आपका। आर्टिकल के, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के अकॉर्डिंग जी। फंडामेंटल राइट है आपका डिसेंट दिखाना, बिल्कुल है। प्रोटेस्ट करना, अपने बात को रखना, ये प्योरली लीगल है, इसमें कुछ भी इलीगल नहीं है, तो आप खुल के अपनी बातों को रख सकते हैं। अब हम थोड़ा सा और डीप डाइव जाएंगे और बात करेंगे रिलीजन के बारे में। देखिए, रिलीजन काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा है, तो हम कोशिश करेंगे आपको सबसे सिंपल क्वेश्चन को पूछने का। फिर भी आपका रिलीजियस लीनिंग क्या है, आप मतलब देखिए, समझिए आप मेरे क्वेश्चन को। मैं एथिस्ट हूँ। अच्छा, धन्यवाद। आप खुल के बोल रहे हैं, ये मैं बहुत बड़ी बात है। हाँ, बोलिए। मैं एथिस्ट हूँ। मैं किसी रिलीजन पे बिलीव नहीं करता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूँ किसी भी रिलीजन को बिना जाने बिना पढ़े ब्लाइंडली बिलीव करना तो बिल्कुल गलत है। पहले आप उस चीज़ को जान लीजिए, परख लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद बिलीव करिए, अगर आपको अच्छा लगे तो। और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा रिलीजन है जिस पे मैं बिलीव कर सकूँ। ये आपका खुद का ओपिनियन है, हम्म। और ये आपका राइट है, आपका फंडामेंटल राइट है कि आप अपना राइट टू चॉइस का रिलीजन को चूज़ कर सकते हैं। जी। आप चाहे तो नहीं भी चूज़ कर सकते हैं, इट्स, ये प्योरली लीगल है। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस पर खुल के बात की है। हालांकि बहुत सारे लोग हैं इन सारे मैटर पे बात नहीं करते, इसके लिए हम आपकी सराहना करते हैं। काट। तो जैसा कि आप बताएं, आप एथिस्ट हैं, जी। तो आप प्रभावित कैसे हुए? क्योंकि भारत का जो समाज है, हमारा जो समाज है, हम तो शुरू से ही एक ऐसे घर में पैदा हुए हैं जहां हम शुरू से ही, मेरे दादाजी, मेरे दादी जी, मेरे माँ, वो लोग सब धार्मिक हैं। आपका एथिस्ट बनने का पीछे का कारण क्या है? मेरा एथिस्ट बनने का पीछे का कारण यही है कि जैसे जैसे मैं मैच्योर होते गया, तो मेरे माइंड में सबसे पहले सवाल ये आया कि अगर गॉड है तो कहाँ है? किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है, गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस, और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं जो कि सॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें तो सवाल आना आम बात है। हाँ। यहीं से मेरा सवाल मन में उठा कि है तो कहाँ है। और जैसे कि मेरे घर में अगर हम इन सब सारी चीज़ों पे अगर हम सवाल कर दें, एक दो सवाल कर दें, तो मेरे अंकल हैं, मेरे बड़ी माँ, ये सब हैं, तो वो लोग तो आपको सजाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं एक एथिस्ट हूँ। मैं ये जानता हूँ, देखिए, मैं हर धर्म का, हर रिलीजन का रिस्पेक्ट करता हूँ। एथिज्म का मतलब ये नहीं है कि भगवान के अगेंस्ट चल जाना। एथिज्म का मतलब ये है कि किसी चीज़ पे ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना। ह्यूमैनिटी पे विश्वास करना। ह्यूमैनिटी पे बिलीव करना, इंसानियत पे विश्वास करना, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। हम इंसान, मतलब हम एथिस्ट हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम किसी रिलीजन के अगेंस्ट ये कर अनादर रहे करेंगे हैं, या हाँ, फिर अगेंस्ट जाएंगे। रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम एथिस्ट हैं, ठीक है, लेकिन हम किसी भी रिलीजन के बारे में ऐसा वैसा नहीं वो बोलेंगे। मुझे आपके दोस्तों से पता चला है कि आप एथिस्ट हैं, पर आप सभी धर्मों का सेम आदर करते हैं। हाँ, बिल्कुल, उसके लिए आपको बहुत बहुत और धन्यवाद। करना भी चाहिए। बिल्कुल करना भी चाहिए। बात यहाँ आती है एथिज्म से रिलेटेड। तो इन्होंने अभी मुझे एक पोस्ट कार्ड से पहले बताया कि ये इंस्पायर हैं भगत सिंह से। तो हम आपसे पूछेंगे भगत सिंह के बारे में, आप उनसे कैसे, मतलब कैसा इंटरेक्शन हुआ, कैसे, कौन कौन आपको बताया उनके बारे में, कैसे आप जाने उनके बारे में, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत कम है भगत सिंह के बारे में। एनसीईआरटी में बिल्कुल कम है, जो कि होना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे फ्रीडम फाइटर थे जो बहुत हाईलाइट हैं। जबकि कहीं भी बुक्स में किया गया है उनका जिक्र, लेकिन बहुत कम, ना कम मात्र किया के गया है, बराबर। हाँ। तो जैसे कि हमारे यहाँ मेरे पापा एजुकेशन को लेके बहुत सपोर्ट करते हैं। मतलब हम लोग जितने भी भाई बहन हैं, मतलब पापा बोलते हैं कि पढ़ो, जबकि हमारे बगल के जो हो गए अंकल लोग, कोई भी नहीं चाहता कि हमारा बच्चा इतना पढ़े। ग्रेजुएशन तक तो कोई अभी तक आया ही नहीं है। मेरे फादर पहले ऐसे सोसाइटी में आदमी हैं जो कि हम लोगों को पढ़ा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, बोल रहे जितना पढ़ना है पढ़ो, हम सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। और वही हमें बताए थे बचपन से, नहीं मतलब जैसे मैच्योर होते गए बताते गए वो, जैसे कि बाबा साहब के बारे में बहुत, मतलब बहुत नहीं, जितना पढ़े हैं उनके बारे में उतना कम है। तो उनके बारे में मुझे जानकारी है, उनसे भी हम
इंस्पायर हुए हैं। और भगत सिंह को पढ़ने का सजेशन पापा से ही मिला था। मैंने एक बुक भी पढ़ रखी है, वाई आई एम एन एथिस्ट। भगत सिंह ने जी, इस बुक को जेल से जेल से लिखा था उन्होंने। लिखा। उसके बाद मैंने वो पढ़ा। क्या सीखे क्या आप उस बुक से? उस बुक से हमें यही सीखने को मिलता है कि भगत सिंह का इंडिपेंडेंट माइंडसेट था, आज़ाद, हर चीज़ को स्वतंत्र। जो कि एकदम हम स्वतंत्र हैं, और उनके अंदर निडर भी था। ये चीज़ से हम बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। उनकी निडरता से, जी, उनकी स्वतंत्र मानसिकता से। मानसिकता से बहुत बहुत आपका आभार कि आप इन सारी चीज़ों को हाईलाइट किए। हालांकि अगर आप देखेंगे तो आज के जनरेशन में भगत सिंह का होना बहुत अनिवार्य है, बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि फ्री माइंडसेट हर एक स्टूडेंट का एक अधिकार होता है कि वो फ्री थिंकिंग रखे, फ्री तरीके से सब कुछ सोचे, ना कि अपने आप को बाउंड्रीज में रखे। तो ह्यूमैनिटी को थोड़ा एलेबरेट कीजिए, कैसे देखते हैं आप ह्यूमैनिटी को? देखिए, जैसे कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति अगर वो परेशानी में हो तो उसका मदद करना हमारा सबसे पहला कर्तव्य होगा। अगर हम जा रहे हों, किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि उसे उठा के हॉस्पिटल तक पहुंचाना चाहिए, ना कि उसका जात और धर्म देखना चाहिए। बहुत बहुत क्योंकि ये इंसानियत, सबसे पहला कर्तव्य यही है। इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर आप किसी भी धर्म में भी देखिएगा तो उसमें भी आपको यही बताया जाएगा कि इंसानियत सबसे पहला धर्म है। आपका ये कर्तव्य है कि आप इंसान को इंसान की तरह देखें, आप उसकी मदद करें, आप उसकी ठीक है। विषम परिस्थिति में मदद आप करें। उसकी मदद करें। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि ये इंसानियत को सर्वोपरि रखते हैं, किसी भी धर्म से, किसी भी आस्था से या फिर आराधना से, ये इंसानियत को ऊपर रखते हैं। ये इनका फ्रीडम ऑफ चॉइस है, बिल्कुल रख सकते हैं। भारत का संविधान इनको ये पूरी आज़ादी देता है कि ये कोई भी किसी भी धर्म, परंपरा या फिर सेक्ट्स को मान सकता है। आर्टिकल 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब हम आपसे बात करेंगे रैपिड फायर राउंड का। इसमें कुछ फनी क्वेश्चंस होंगे जो आपके अकॉर्डिंग होंगे। आपको सीधा सीधी आंसर देना है, ठीक है, बिना ज़्यादा कुछ सोचे। पहला क्वेश्चन ये है कि बचपन में सुनी हुई सबसे फनी या बकवास बात कौन सी है जो आप कभी नहीं भूले? बचपन में हमेशा दादी के द्वारा कहा गया था, दादी या फिर मम्मी ऐसे ही बोलती थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। हाँ, जो कि ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं ऐसा है। प्रूव हो गया है। हाँ, प्रूव हो गया है, क्योंकि खेल कूद में भी आजकल के बच्चे बहुत ऊपर जा चुके हैं। बिल्कुल, हमारे राज्य से धोनी आते हैं, महेंद्र सिंह धोनी जो हमारे राज्य से आते हैं, वो पूरे विश्व में अपना नाम बना चुके हैं। हालांकि झारखंड को कोई नहीं जानता, पर धोनी को सब जानता है। एनीवे, तो अब आपका दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक अंधविश्वास बताइए, मतलब आपको पता है वो अंधविश्वास है, लेकिन कहीं ना कहीं सीक्रेटली आप उस चीज़ को फॉलो करते हैं। होता है, हमारा माइंड एक्चुअली में बना है न्यूरॉन्स को ट्रांसफ़र करते करते। तो हुआ ये ना कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। हम मानते हैं ऊपर से कि हम ये सब चीज़ मानते नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कुछ फॉलो करते हैं हम लोग अंदर ही अंदर। तो ऐसा कोई ऐसा चीज़ जो आपको लगे कि सीक्रेटली फॉलो करता हो और कोई अंधविश्वास टाइप का हो, वो कुछ भी अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। देखिए, हम बताना तो आपको सब कुछ हो चाहते हैं जो हम जानते हैं, हम्म, बट हमें नहीं लगता कोई ऐसा अंधविश्वास हो जिसे हम सीक्रेटली फॉलो करें। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? आप इस सेंटेंस को पूरा कीजिएगा। मैं एक एथिस्ट हूँ लेकिन फिर भी मैं डैश करता हूँ। मैं एक एथिस्ट हूँ फिर भी मैं समझ गया आपकी मैं बातों डैश को। करता हूँ। फिर भी मैं इंसानियत पे भरोसा करता हूँ, और कुछ ऐड करना चाहेंगे? और किसी चीज़ पे ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आज आप देखें, नवीन हमारे साथ आए, हमसे बातचीत किए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किए, और इनका पूरा पूरा अधिकार है, ये सब कुछ लीगल है, ये अपनी बात को रख सकते हैं, हम लोग बात कर सकते हैं। हम ना एजिटेट कर रहे हैं, ना हमारा कोई दूसरा ओपिनियन है, हम सिर्फ और सिर्फ अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हैं, और ये लीगल है। इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम लीगल एंड एस्पिरेंट रखा है।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हम सबको इतना देर से सुनने के लिए। आई रियली वैल्यू योर टाइम। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।